आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं आपके साथ अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। हमारा जो ख़ास कार्यक्रम है, जो ख़ास प्रोग्राम है, हमारा ख़ास मुलाकात, उसी अगली घड़ी में हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब कैरानवी, जिन्होंने ना कि अपने मुल्क में बल्कि बैरूनी मुल्क में भी जो है भारत का नाम रोशन किया है। और योगा और यूनानी नेचुरोपैथी पर योगा के मास्टर हैं आप। किस तरीके से जो है खिदमत करते चले आ रहे हैं लंबे वक्त से, और क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं, मैं आपसे तारुफ़ कराता हूं डॉक्टर साहब का। अपना तारुफ़, जिससे कि हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकें जो नहीं जानते। जी, मैं डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी हूँ और पिछले 45 साल से तिब्बी वर्जिशों के मैदान में, योग के मैदान में काम कर रहा हूँ कि कैसे सेहतमंद रहें, बीमारियों से बचें और हम बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी दिखाएं। तो उस बेहतरीन परफॉर्मेंस को निकालने के लिए अंदर से कैसे फिट हों और जो हमारी खुफ्ता सलाहियतें हैं, सोई हुई सलाहियतें, उनको कैसे जगाएं। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली 1975 में सिखाना शुरू किया था अपने वालिद साहब से। मैं ख़ानदानी हकीम हूँ, उनसे सीख करके। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग करते हुए मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में रहा। वजारत सेहत के जो मरकज़ी ऑफ़िस है, हेड ऑफ़िस है पूरे भारत का, उसमें काम किया। और फिर वहाँ से 1980 में बाकायदा मैं वर्जिशों के मैदान में योगा ट्रेनर की हैसियत से मिलिट्री में, आवाम में और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में सिखाता रहा। और वहाँ काम करते हुए मैं 1985 में, यानी 1075 में काम शुरू किया। 85 में इस अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक हो गया कि मैं यूरोप के प्रोफेसरों, डॉक्टरों को वहाँ इन तिब्बी वर्जिशों, मेडिकल एक्सरसाइज के बेनिफिट, इफ़ेक्ट को समझाने, बताने और दिखाने के लिए पहुँच गया। मेडिकल कॉन्फ्रेंस में यूरोप में जाके इस पे काम किया। और फिर हुकूमत ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मुझे मौका दिया। यहाँ तक कि हमने ऐसे बच्चे तैयार किए जो ऑल राउंडर बने, और उनमें से 302 बच्चे ऐसे बने कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट हाउस में जाके अवार्ड लिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नेशनल लेवल में। इसके अलावा हुकूमत ने मुझे 50,000 टीचर्स को सिखाने का मौका दिया। 35 लाख वॉलंटियर्स तैयार किए मैंने जो दूसरों को सीखने और सिखाने वाले बने। तो ये सब काम हुकूमत ने देते हुए मुझे ट्रेनिंग कमिश्नर की हैसियत से प्रमोट किया। और मैं यूरोप के अलावा बहुत सारे देशों में इन मेडिकल एक्सरसाइज को, योगा और तिब्बी वर्जिशों को फैलाता रहा हूँ। और सरकार की जो किताबें इसमें सिखाने के लिए तैयार हुई, NCERT ने जो छापी हैं, उनका मैं राइटर रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, मध्य प्रदेश के गवर्नर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिए। और मैं अब भी बराबर इस खिदमती काम पे लगा हुआ हूँ। और मेरे लायक आप जो भी खिदमत समझें बताइए, मैं इंशाअल्लाह करूँगा। अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है, सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इसमें लोग अपनी सेहत को जो है ख्याल रख सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए? मैं तो ये कहूँगा 21st सेंचुरी है ये, इसमें हालात बहुत बदल गए हैं। हमारा रहना, खाना, पीना, स्टाइल चेंज हो गया। तो जैसे हम रहते थे वो अब नहीं रह रहे, जैसे हालात हैं वो अब नहीं हैं। आज कोविड है, कल कुछ और होगा। ये तो सिलसिला इंसान की सेहत से खिलवाड़ करने की चीज़ें तो आती ही रहेंगी। हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि हम अपने आप को बेहतरीन तंदुरुस्त बना के रखें और हर तरह के मुकाबले के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। काम इस पर होना चाहिए। तो ये बीमारी भी फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो अगर हम फेफड़ों की तंदुरुस्ती के लिए शुरू से ही कुछ वर्जिशें अपनाएं तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन अभी बीमारी का जोर है,
तो जैसे इसमें एहतियात बताई जा रही हैं, हुकूमत और एक्सपर्ट जो एहतियात बता रहे हैं वो एहतियात भी करें। जिस तरीके से फेफड़ों का जिक्र आपने किया और फेफड़ों से जुड़ी हुई जो है ये बीमारी बताई जा रही है, तो खान पान को किस हद तक आप इसमें जो वजह मानते हैं, जो आजकल का खान पान है, खाने पीने में लोग परहेज नहीं करते, बच्चे परहेज नहीं करते? क्या है असल में, खाना पीना इस तरह का है जैसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, बस हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो ये लाइव है, ज़िंदा है, फ़र्क सिर्फ इतना है। अदरवाइज़ इसमें भी जो मटेरियल इसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए है और जो पेट्रोल जो इसमें फ्यूल चलने के लिए इस गाड़ी को चाहिए है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, यानी वो मौसमी चीज़ें हों, सादा चीज़ें हों और नेचुरल होने के साथ साथ उसमें तमाम तरह की कुदरती चीज़ें वो मिली हुई हों जिससे हमारा डेवलपमेंट हो। तो ग़िज़ा बहुत अच्छी होनी चाहिए, आराम भी हम बहुत अच्छा करें और वर्जिशों पे भी ध्यान दें। वर्जिशों का आप जिक्र कर रहे हैं तो योगा कराते हैं, कैसे इसको शुरू किया जा सकता है, या अभी जिस तरीके का हालात लोगों के साथ में बने हुए हैं, मुल्क के अंदर बने हुए हैं, घर पे लोग किस तरीके से कर सकते हैं, या आप ट्रेनर हैं अभी किस तरीके से लोगों को करा रहे हैं? बहुत ही सादा वर्जिशें हैं। हमने योगा को पता नहीं क्या समझ लिया है और हम पिछले 45 साल से करा रहे हैं और 1980 से उर्दू अखबारात में बहुत आर्टिकल मेरे छपे हैं, 1980, 82, 83 और फिर उसके बाद 200 पेज की किताब दिल्ली सरकार ने भी उर्दू में योगा के बारे में छापी है। उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि हम उससे अपनी तंदुरुस्ती नहीं बढ़ा सकते, हम फिट नहीं रह सकते, नहीं, बेहतरीन तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं और बड़ी सादा वर्जिशें अपनाएं। आप कॉम्प्लिकेटेड क्यों ले, इसमें बड़ी सादा वर्जिशें भी हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें फेफड़ों को जवान रखने के लिए इतनी सादा वर्जिश है कि कमाल की सादा वर्जिश है, जिसमें चेहरा ऊपर करके तेज़ी से ताकत से सांस लेना छोड़ना है और उसी तेज़ी से ताकत से सांस लेना और छोड़ने से फेफड़े जवान रहेंगे, मजबूत रहेंगे, बीमारी हमला आवर ही नहीं हो पाएगी। तो बड़ी सादा वर्जिश है, आप कहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा बैठे बैठे ही, और पब्लिक बहुत खुश होगी इसे जान के और समझ के। जी, क्या तरीका रहेगा इसका, थोड़ा सा करके दिखाइए। अब मैं दिखाता हूँ। देखिए, हम अगर फेफड़ों के सिस्टम को, ये जो फेफड़ों का हमारा सिस्टम है, ये जो उससे रिलेटेड नाक है, गला है, इस तमाम की एक्सरसाइज अगर हम कर लें, देखिए ये 3 एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ पहले आपको, जिसमें सांस को तेज़ी से लेना और छोड़ना है। वो 3 कैसे होंगी, एक में चेहरा ऊपर होगा, दूसरी में चेहरा सीधे और तीसरी में थोड़ी चेस्ट से लग जाएगी। तो ये अलग अलग पोर्शंस पे असर डालेगी। तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, 10 to 20 टाइम तेज़ी से ताकत से सांस लेना छोड़ना है। देखिए मैं कर रहा हूँ। दूसरी में चेहरा सीधा करके, तीसरी में थोड़ी चेस्ट से लगा के, ये 3 वर्जिशें हो गई। तो इसमें हमने एक्टिवेट कर दिया। अभी चौथी वर्जिश, इसमें क्या करेंगे, हम सांस अंदर भर के तमाम जगह से खोल देंगे, हमारे फेफड़े का, हमारे लंग्स का, और ये जो रास्ता है इसका, इससे मुताल्लिक तमाम खुल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें भी 10 से 20 सेकंड तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकना है। वो भी 10 से 20 दफ़ा करना था और ये भी 10 से 20 सेकंड के लिए। फिर हाथ नीचे ले आएंगे। इसके बाद गले की, क्योंकि गला इसमें इन्वॉल्व है, उसकी मसल्स रिलैक्स रहनी चाहिए, तो उसकी एक्सरसाइज है चेहरा दाईं तरफ, चेहरा बाईं तरफ। और वो कैसे करना है, जब दाईं तरफ जाएं तो ज़रा सा जोर लगाएं, गर्दन ढीली छोड़ें, अंदर गर्दन में महसूस करें कि कौन सा पट्टा, कौन सी मसल खिंच रही है, कौन सी बिछ रही है। इसी तरह जब दूसरी तरफ ले जाएं उसमें भी ऐसा ही करें, अंदर ध्यान लगाएं, 2-1 सांस तक ही रुकना है। फिर
इसी को आगे पीछे की तरफ ले जाएं, आगे की तरफ ले आएं, पीछे की तरफ ले जाएं और आगे की तरफ ले आएं। अब देखिए एक छठी, ये मैंने आपको 5 वर्जिशें बता दी। छठी वर्जिश देखिए, इसमें क्या करेंगे, सांस भरेंगे, अंदर रोकेंगे और ये जो लंग्स के ऊपर की, ये जो कंधों की मसल्स हैं, इनको ऊपर नीचे करना। और इनको ऊपर नीचे करने से अंदर बहुत बेहतरीन खिंचाव होता है और लचक बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रांग होते हैं हमारे लंग्स। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये देखिए फेफड़ों के लिए ये 6 प्रैक्टिस ऐसी हैं कि ये इन्हें जवान रखने का बेहतरीन नुस्खा है, फेफड़ों को जवान रखने का। हाँ, इसके अलावा अगर किसी को नॉर्मल में भी फेफड़ों में सांस फूलता है, दम फूलता है, तो उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन वर्जिश है, वो उनके लिए है। तो उसमें क्या करेंगे कि घुटने को घुटने पे रख के बैठने के बाद जिधर का घुटना ऊपर रखा है उधर का हाथ ऊपर से ले आएंगे पीछे, दूसरा हाथ नीचे से ले जाएंगे और कोहनी ऊपर सीधी करेंगे। उसके बाद फेफड़े ढीले करके ज़रा लंबा गहरा सांस ले लेंगे 2-4 दफ़ा ही। जो लोग ये करके देखेंगे उन्हें पता लगेगा कि एक तरफ का फेफड़ा ज़्यादा खुल गया है, एक तरफ का फेफड़ा आराम कर रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, फिर घुटनों की पोजीशन बदल करके दूसरा घुटना ऊपर कर लेंगे और उधर का हाथ ही ऊपर से पीछे, दूसरा हाथ नीचे से पीछे ले जाएंगे और चेहरा सीधा करके लंग्स ढीले छोड़ के, फेफड़े ढीले छोड़ के लंबे गहरे सांस लेंगे। तो ये अपने आप को ऑक्सीजनेट करने का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का, लंग्स को मजबूत रखने का ये बेहतरीन तरीक़ा है, बेहतरीन साधन है। इसे अपनाएंगे तो सांस की प्रॉब्लम से और जो आजकल बीमारी चल रही है इससे बचे रहेंगे। अभी जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, अस्पतालों में बताया जा रहा है और लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं, तो वो भी इस एक्सरसाइज को करके जो है अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। देखिए जो लोग मरीज़ हो चुके और जिनकी सीरियस कंडीशन है, तो उनको चाहिए कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जारी किया है उसके हिसाब से अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। लेकिन जिन लोगों को सांस की बीमारी है तो वो अपने आप और जो है वो अपने आप को इस काबिल मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम प्रैक्टिस महसूस करते हुए करनी है। वो अगर महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं चेहरा ऊपर करके अगर सांस ऐसे छोड़ रहा ले रहा हूँ तो वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो तो फिट हो जाएंगे, दोबारा से फिर वापस उनकी एक्टिविटी आ जाएगी। और तमाम प्रैक्टिस ये रिलैक्स रह के करनी है, ज़रा भी तनाव नहीं होना चाहिए। ये वाली जो प्रैक्टिस बताई है वो एक एयर सेल खोल देगी फेफड़े का। तो जब एयर सेल खुल जाएंगे, हमारा ट्रेकिया खुल जाएगा, रास्ता चैनल सब खुले हुए होंगे, तो बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऑक्सीजनेट रहेगा, तो उनको बीमारी नहीं होगी। 45 साल का एक लंबा जो है तजुर्बा है आपको। इन 45 साल के पीरियड में कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो हमने जितना ये सोच लिया कि ये बस वर्जिशें, योगा के बारे में जो हमने गलत फहमी बना ली कि ये जो है वो एक धार्मिक चीज़ है, ये बहुत गलत है। योगा एक साइंस है और ये बेहतरीन फिटनेस की साइंस है। मैं मेडिकल के मैदान में ही काम कर रहा हूँ और उसमें मैंने ये पाया कि यहाँ तक के कि इन वर्जिशों से हम अपनी एलिमेंट्री कनाल को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसा क्लीन वॉश कर सकते हैं कि आंतों तक में कोई टॉक्सिन नहीं रह पाते। मैंने खुद अपने आंतों को बहुत दफ़ा ऐसे साफ़ किया है। इसी में ऐसी वर्जिशें हैं। तो हमें आगे बढ़ के इल्म को अपनाना चाहिए, जिसके लिए हमें हिदायत भी है कि इल्म का हासिल करना कब्र तक भी हमें हासिल करना है। तो मैं चाहूँगा कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं
हमने यहाँ अबुल फजल में भी इंस्टीट्यूट ऑफ डर्बिक योगा एंड क्लिनिक ऑफ आयुष पैरामेडिक्स अबुल फजल नई दिल्ली में बनाया है, और यहाँ पर बहुत लोग बेनिफिट उठाने के लिए आते हैं। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ आकर के सीख सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। देखिए, आना ज़रूरी नहीं, जैसे आजकल के हालात हैं नहीं पहुँच पाते, तो आप ऑनलाइन बताइए हमें, हम ऑनलाइन खिदमत करेंगे और आपको तंदुरुस्त बना के रखेंगे। हमें समाज को तंदुरुस्त बनाना है, नंबर 1 फिटनेस सबकी डेवलप करनी है। जिस तरीके से आपने बैरूनी मुल्क में यूरोप में जाकर के भी सिखाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं होम नाम से बन कर के रह गए इतनी लंबी खिदमत करने के बावजूद भी? इसकी क्या वजह रही? जी जी, क्योंकि बहुत कम लोगों के बीच में आपको देखा गया है और बहुत ही कम लोग आपको जो है जानने वाले मिले हमें भी, जब हमने तफ्तीश की आपके बारे में। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? कहाँ कमी रही, क्या? देखिए मोहतरम, सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि किसी बात को कहने के लिए अंदर से मुत्तफ़िक़ होना, अंदर से अपने आप को ये मानना कि हाँ ये सही है 100%, ऐसे होने के लिए ज़रूरी था उस पर रिसर्च डेवलपमेंट किया जाए। और इसकी योगा की ऐसी रिसर्च लेबोरेटरीज़ पहले नहीं थी कि आप हकीम होने के बाद या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के बाद जाके वहाँ ज्वाइन कर लो और काम हो जाएगा। मुझे कितने ही सालों तक योगियों के साथ पहाड़ों में रहना पड़ा, मुझे उनसे डायरेक्ट समझना और करना पड़ा, और फिर इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऐसा चस्का लगा कि इसमें तो बहुत माल है और ये माल तो तकसीम करने के लायक है, लोग इस तक नहीं पहुँचेंगे। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे इस ख़जाने तक पहुँचा दिया, तो मैं उसको लिखने के और दूसरों अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दूसरों तक पहुँचाने के काम पे लगा। और इस काम को करने के लिए मैंने क्या किया कि रिसर्च को अपनी आर्टिकल की शक्ल में न्यूज़पेपर्स को देता रहा, पब्लिक के सामने नहीं आया। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए हुकूमत ने कहा कि भाई आप इन टीचर्स को तैयार करो, ट्रेनिंग दो। तो टीचर्स की तरह ट्रेनिंग में सरकारी काम में इन्वॉल्व हो गया, पब्लिक पब्लिसिटी नहीं हो पाई। सरकार ने ट्रेनिंग कमिश्नर बनाया, तो उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ये समझ के ओढ़ लिया कि नहीं, मुझे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, लिहाजा उसमें इंटर स्टेट कंपटीशन में नेशनल लेवल में क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड लिया। तो यानी सरकारी हलकों में मैं काम करता रहा, और फिर जो है वो सरकारी किताबें लिखी, पब्लिक में नहीं आया, इसलिए पब्लिक नहीं जान पाई। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे बीच में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अबुल कलाम साहब हैं कि उन्होंने कितना बड़ा मिसाइल का काम किया, लोग उनको नहीं फिर भी जानते पहचानते थे। वो तो हुकूमत ने उनको आके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, तब लोगों ने उनको ज़्यादा पहचाना, वरना हुकूमत के वो हल्के जिनको वो सिखा रहे थे, बता रहे थे, जहाँ वो काम करने थे, वही उन्हें पहचानते थे। तो मेरा भी मामला यही है कि मैं भी पब्लिक मुझे ज़्यादा नहीं पहचानती, लेकिन जो है वो इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया। लेकिन पर्दे के पीछे रहकर जो आपने काम किए हैं, लोग आज भी उससे फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन अब आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, एक ख़ास मैसेज उन हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वो किसी एक हाथी की मिसाल दूंगा इससे, कि वो कहते हैं अगर किसी अंधे को हाथी दिखाया जाए और वो हाथ से छू के देखेगा, तो जहाँ से जैसा उसे मिलेगा वो हाथी को वैसा ही बताएगा, पूरा हाथी नहीं वो बता पाएगा। तो योगा प्रैक्टिसेस, योगा मेडिकल एक्सरसाइज के बारे में भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने पता नहीं कहाँ से किस तरह योगा सीख लिया और आप उसी को योगा समझ रहे हैं। योगा आपकी ज़िंदगी बदलने वाली एक प्रैक्टिसेस हैं जो हज़ारों साल से यूनानी के हकीम अपनी प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल करते रहे हैं, और अब उनका तर्क हो रहा है, उन्हें तर्क करने से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हम अपनी फ़िटनेस नहीं बना पा रहे और समाज की और जो हमारे मरीज़ हैं उनकी नहीं बना पा रहे। आप इसको एज ए होल समझिए और हाँ, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको इसकी बेहतरीन टेक्निक देंगे, और नहीं तो आपके आसपास जो इसके बेहतरीन उस्ताद हैं उनसे मिलिए, उनसे सीखिए, और आपको इसमें वो कीमती चीज़ें मिलेंगी
जिससे आप अपनी बेहतरीन तंदुरुस्ती कर पाएंगे और दूसरों की कर लेंगे। आखिरी सवाल, जो लोग इस शोबे में जो है मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाजी तंजीमें हों या कुछ ऐसे शख्स जो इस तरीके के कामों के लिए मदद करते हैं, वो आपके साथ जुड़ के अगर कुछ करना चाहें कौम के लिए, माशरे के लिए, समाज के लिए, वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ के मदद कर सकते हैं दूसरों की? जी देखिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि जितनी NGOs हैं या ऐसे लोग हैं जो समाजी खिदमत करते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका ये है, उनको समाजी राबते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप है। और मेरी पब्लिक रिलेशन नहीं है, मेरे पास टेक्निक है बेहतरीन, बड़ी आसान टेक्निक है। बीमार आदमी को भी हम खड़ा कर सकते हैं, तंदुरुस्त को और तंदुरुस्त बना सकते हैं। जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि ये दुनिया में इन्होंने बड़े काम किए हैं, लेकिन अब ये वक्त से पहले बूढ़े हो गए, उन्हें हम फिर दोबारा से जवान कर सकते हैं। तो इस काम को करने में, लोगों को करीब आने में, जोड़ने में ये तंजीमें काम कर सकती हैं। मैं वहाँ अपनी टेक्निकल खिदमत दे सकता हूँ और उनके ज़रिए से उनके लोगों के बीच में मैं सिखा सकता हूँ। वो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, शहरी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, किसी भी लेवल पर काम कीजिए। मैंने हर लेवल पे काम किया है, तो मैं कंधे से कंधा मिला के मैं उनके साथ काम करूँगा और अपनी टेक्निक उनको दूंगा। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, दोनों मरकज़ी भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार का तो मैं मरकज़ी सरकार का भी और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, देखिए मैं तो शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था काम करने का। और आज भी मेरी किताबें वो सरकारी स्कूलों में लगाए हुए हैं, पढ़ाई जा रही हैं। मेरी वो किताबें जो NCERT ने छपवाई थी, तो अब भी मैं सरकार से ये कहूँगा कि उनको जहाँ मेरी ज़रूरत है वो मुझे इस्तेमाल करें, चाहे वो अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए या सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी दी है। यहाँ दिल्ली का चाहे अपोलो हो या और दूसरे बड़े अस्पताल हों, उनमें मैंने जाके सिखाया है। मैं फिर अभी अगर ज़रूरत हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यकीनन ही आपको शायद डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब की जो ये बातें हैं समझ आई होंगी, और जिस तरीके से सेहत खुदा की एक बेशकीमती नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन बदलते वक्त में जिस तरीके से लोगों का खान पान बदला है और जीने का अंदाज़ लोगों का जो है बदल चुका है, लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करते नज़र आते हैं, खाने पीने को लेकर हो या उनके जीने का एक अलग अंदाज़, एक तरीका हो। लेकिन 45 सालों का एक लंबा तजुर्बा डॉक्टर साहब का, जो कैरानवी साहब का तजुर्बा है, वो आपको शायद आज पहली बार सुनने के लिए मिला होगा एक शाम टीवी पर। एक शाम टीवी की जो ख़ास कोशिश है और जो हमारा मकसद है वो यही है, जो पर्दे के पीछे रह कर के जिन्होंने तमाम खिदमत को अंजाम दिया है, लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं, जो पीछे रह कर के समाज को सुधारने का काम, समाज के लिए तरक्की वाले काम, जिससे देश का जो है नाम रोशन हो, और सरकारी शोबों में, सरकारी इदारों में जो लंबे वक्त से काम करते रहे हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, तो वो ऐसे लोगों की मदद करें, उनके साथ जुड़ें, उनको लोगों के सामने लाने का काम करें। अगर एक शाम टीवी का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है, तो आप इसे शेयर करें, ताकि ये जो मैसेज है, जो ये बात है, जो मैसेज है डॉक्टर साहब का, ये आगे तक पहुंच सके। और ऐसे ही और ख़बरों को देखने के लिए बने रहिए आप एक शाम टीवी के साथ।